हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सभी का स्वागत है जी फिलर फॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? ज्वाइन कर लीजिए सभी क्लास को टाइमली। गुड इवनिंग सभी को। कल सबको पीडीएफ मिल गई है। पूजा, ऋतुराज गुड इवनिंग, लोमन कुमार जी गुड इवनिंग, जोया जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी सभी को। अंजलि शुक्ला जी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? कल पीडीएफ मिल गई है सभी को? जिनको पीडीएफ नहीं मिली होगी अभी वही मैसेज करना। गुड इवनिंग मैम। ओके, गुड इवनिंग जी दीपमाला जी और विकी गुड इवनिंग। कोमल भट्टी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। पीडीएफ मिल गई कल सभी को? यस मैम, मिल गई पीडीएफ। ओके ठीक है। कोई ऐसा जिसको पीडीएफ नहीं मिली है? बता दो कोई ऐसा जिसको पीडीएफ ना मिली हो। जल्दी से मैसेज करो। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है मैसेज करो मुझे फास्ट। जो भी ऐसे हैं जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो प्लीज एक बार मुझे मैसेज कर लो। ओके, गुड इवनिंग भावना गुप्ता जी। फिर क्लास स्टार्ट करनी है। मैं 7-2 हो गए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है आपका यूनिट सेकंड। मैं फोन पे ज्वाइन कर लूं एक बार। मैम हमारे साथ बुरा हुआ, मंजू मैम फिलर फॉर्म लीव कर दिए। लग गया पता जोया जी? सभी को मिल चुकी है खबर? हाँ, मुझे भी थोड़ा टेंशन हो रहा है कि आपका सिलेबस एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए था। जहां तक मुझे लगता है कि मीन्स एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टूडेंट को कंप्लीट करवा के जाए, चाहे कोई भी क्यों ना इशू रहा हो। मैम रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुआ। रिकॉर्डेड क्लास नहीं अपलोड हुई है मेरी? हुई तो है, इधर तो है, बट मैम को क्यों कर दिया उन्होंने? ये तो देखो पर्सनल बातें हैं कि क्यों किया, क्या हुआ है। बट ये है कि अब शायद में भी आप लोगों की क्लास या तो मुझे करनी होगी या जीतू सर की, बिकॉज यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपको बीच में छोड़ नहीं सकते हैं। बिकॉज दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है, तो मैं तो यही चाहूंगी, मैंने जीतू सर को भी यही बोला है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। यस मैम। मंजू मैम क्यों जा रही है? आपको किसने बताया सुनीता पाल जी? कोई बात नहीं अंजलि जी, टेंशन मत लो आप। मैं और जीतू सर है ना, हम मिलकर करेंगे। 10 की 10 यूनिट आपको कंप्लीट करवाएंगे, उसकी टेंशन मत लो आप। जैसे तैसे हो जाएगा, क्योंकि आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। आप लोगों ने पे किया है, आपका एग्जाम है, तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है मैम, आप ही करवा दीजिए मैथ रीजनिंग डी। मैथ कंप्लीट नहीं हो गया आप लोगों का? मैथ तो देखो मेरे से हो नहीं पाएगा, बट डीआई मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन करवा दूंगी। और साथ में आपका शायद इंडियन लॉजिक था उनके पास, वो भी करवा दूंगी। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो उसमें तो टाइम लगेगा। मैम टेलीग्राम पर मैसेज आया था, किसका? किसका मैसेज आया था टेलीग्राम पर? मंजू मैम जैसा कोई नहीं पढ़ाता? अच्छा। मैम ने ग्रुप में मैसेज किया लीव कर रही हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। जॉन सर यूट्यूब पर करवा रहे हैं। जॉन सर करवा रहे हैं यूट्यूब पर? वाह, मुझे नहीं पता। मंजू मैम का। मंजू मैम मेरी सेकंड पेपर इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही 3 मंथ में 2 यूनिट। अच्छा, मुझे नहीं पता सेकंड पेपर सेकंड पेपर का मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता सेकंड पेपर का तो, बट जो भी है, बस मैं आप लोगों को देखो एक ही बात बोलूंगी कि टेंशन मत लो। ये हमारी जिम्मेवारी है, आप लोगों का कोर्स तो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इन चीजों की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अभी एग्जाम है दिसंबर में, तो बस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ पूरी तरह से। कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो कोई बात नहीं, हम करवा देंगे। ठीक है।
हम करवा देंगे आपको पेपर 1 कंप्लीट, उसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है, करते फिर क्लास को स्टार्ट। अभी इस टॉपिक को यहाँ पे क्लोज करो। बस इतना बोलूंगी कि टेंशन मत लो अभी किसी भी चीज की, ठीक है? क्या रीजन रहे क्या नहीं रहे रीजन, उन सारी बातों को छोड़ो। अभी आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। दिसंबर में एग्जाम है। बाकी रही बात आपकी DI की, रीजनिंग की, और आपकी इसकी वो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। जीतू सर कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको बीच में छोड़ेंगे, तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, करते हैं स्टार्ट क्लास। ओके, सभी थम्स अप दे दो, और जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिखो। 9 बजे और 11 बजे होती है क्लास। अच्छा, मुझे नहीं पता विकी जी कि चंद्रशेखर शेखर सर की क्लास भी होती है, नई नॉलेज मुझे। थम्स अप दे दो, वी वांट JRF, और जो भी आप लिखना चाहते हो अपने लिए वो लिखो सभी। आज हम करने वाले हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और कोई भी टेंशन नहीं लेगा, ठीक है? मैम प्लीज DI आप करवा दो। ओके, कोई भी टेंशन नहीं लेगा, आपका सारा सिलेबस कवर होगा दिसंबर तक के लिए, तो फुल फोकस आपका होना चाहिए एग्जाम पर इस टाइम। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हाइपोथेसिस, वी वांट JRF, यस वी वांट JRF, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हमें तो JRF चाहिए। हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी, मंडे को मेरी क्लास होनी है यूट्यूब पर 9 PM, ठीक है? बैनर मैंने अभी अटैच नहीं किया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, सुन लो प्लीज। अभी मंडे को क्लास होगी, अभी क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है, अभी शायद में भी और भी हो सकती है चेंज, बट मंडे को देखो, कहाँ गया मेरा पेन। मंडे को जो आपकी क्लास होनी है 9 PM होनी है, कहाँ पर होगी जी? यूट्यूब पर होगी 9 PM, ठीक है? उल्टा लिख दिया ना मैंने, 9 PM यूट्यूब पर होगी, और इसमें हम करेंगे रिसर्च एथिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। और एक कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि PYQs करवा लूं, तो आप लोगों ने बोला था मैम एक दिन, तो जो ट्यूसडे को क्लास होगी ना आपकी, वो होगी आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की, 2023 के PYQs करवाएंगे, ठीक है? क्लियर है? ट्यूसडे को होगी 9 PM यूट्यूब पर, प्लीज सभी सुन लो ध्यान से मेरी टाइमिंग। बाकी आपकी वेडनेसडे टू सैटरडे वही टाइम है, 7 PM, और हमारा रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा है, यही चलेगा। तो मंडे को प्लीज रेडी रहना, रिसर्च एथिक्स करेंगे 9 PM यूट्यूब पर, और आपका ट्यूसडे को रिसर्च के PYQs करेंगे 9 PM, आपका यूट्यूब पर फ्री क्लास रहने वाली है। क्लियर है सभी को? ओके मैम, ठीक है जी, करते हैं फिर स्टार्ट। मॉर्निंग नहीं है, अच्छा गुड मॉर्निंग शिवांगी जी, मॉर्निंग हो रही है आपकी, सो के जागे हो? ओके, लेट्स स्टार्ट हाइपोथेसिस टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है। व्हाट इज हाइपोथेसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस क्या है, जो कि आपका रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और अगर हम रिसर्च प्रोसेस की बात करें, जो रिसर्च का प्रोसेस है, फर्स्ट आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड आता है आपका लिटरेचर रिव्यू, एंड थर्ड आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग है क्या आखिर? आज हम इसको देखेंगे कि आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं जी डेफिनेटली। अभी मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड का शॉर्ट वीडियो बनाया है, बट मैंने हाइपोथेसिस में भूल गई शायद उसमें बताना, तो हाइपोथेसिस से भी आपके डेफिनेटली, हाँ तो ठीक है, रिसर्च प्रोसेस मैंने बताया था, उसमें ही आ जाता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, किसी ना किसी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। अब देखो, हाइपोथेसिस क्या रहने वाला है आपका। हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज सैंपल डाटा फ्रॉम द पॉपुलेशन टू ड्रॉ यूजफुल कंक्लूजन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. Probability distribution, it tests an assumption made about the data using different type of hypothesis testing methodology. The hypothesis testing result in either rejecting, not rejecting the null hypothesis. अगर मैं सिंपल बात बताऊं कि हाइपोथेसिस जो आपकी होती है ना, ये होती है जी आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, टेंटेटिव स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। अब टेंटेटिव की बात हम करें तो नॉट श्योर होता है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई या जो हमने ऑब्जर्वेशन बनाई, जरूरी नहीं है कि वो 100% श्योर ही होगी। मान लो मैंने आपके लिए हाइपोथेसिस बनाई या मैंने आपके लिए कुछ भी ऑब्जर्वेशन करी, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरी 100% श्योर ही होगी, गलत भी हो सकता है। मीन्स ये टेंटेटिव होता है। जैसे कि समटाइम क्या होता है कि अगर मान लो आपने कहीं पे जॉब करनी है, क्लियर है, जॉब करनी है और आपको बोला जाता है कि आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर लो, ठीक है? आप बोलते हो कि नेक्स्ट वीक तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, बट
उससे नेक्स्ट मंथ। तो वो बोलते हैं कि आप ना अपना एक टेंटेटिव सा बता दो हमें, मीन्स कि एक ऐसा बता दो हमें जिससे हमें थोड़ा अंदाजा सा लग जाए कि टेंटेटिव सी स्टेटमेंट बता दो। तो आप लाइक बोलते हो कि हाँ 20 तक या 25 तक मैं ज्वाइन करूंगी, ठीक है। टेंटेटिव मतलब कि जो श्योर नहीं होता। क्लास हो रही है जी तन्वी जी, आप लोगों की यूनिट सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और टॉपिक चल रहा है हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के लिए, इवन देन पीएचडी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। कितना करवा दिया मैम, काफी करवा दिया है। और यूनिट सेकंड आपकी एक आइडिया सा बनाना या फिर एक ऑब्जर्वेशन इस तरह से हो जो आपकी श्योर नहीं है। जब तक हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करेंगे, कि हमें वो टेस्ट करना पड़ता है हाइपोथेसिस को कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई है वो रॉन्ग है कि सही है, क्या मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। और अगर मैं हाइपोथेसिस मेकिंग की बात करूँ तो जो आपकी एक्सप्लोरेशन रिसर्च थी ना जो हमने किया था, ठीक है, जो आपकी अनस्ट्रक्चर थी, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस सिर्फ बनाते हैं, ठीक है। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को कॉजल भी बोला जाता है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है क्या वो सही है या रॉन्ग है, जैसे कि लेबोरेटरी में जाकर, ठीक है। और साथ के साथ आपकी डिस्क्रिप्टिव में भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, ठीक है। जो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वहां पे भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो आपकी जितनी भी क्वांटिटेटिव टाइप की रिसर्च रहने वाली है ना, मैक्सिमम, नॉट की सारी, हाँ मतलब कि कुछ क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी है जहां पर आपकी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव में होती है, एक्सपेरिमेंटल में होती है, डेफिनेटली, ठीक है। क्लियर है। हाइपोथेसिस होता क्या है मैम? हाइपोथेसिस होता है दीपमाला जी, फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए ऑब्जर्वेशन बनाई कि आप अगर मेरी क्लास डेली देखते हो, तो मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई कि आपका तो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। ये थी मेरी हाइपोथेसिस, बट एक्चुअली में मुझे आपको पूरी तरह से आपके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप मेरी क्लास को देख रहे हो, ठीक है, ठीक है, आप मेरी क्लास को देख रहे हो, बट क्या आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ? क्या आप वो जो मैं बोलती हूँ, क्या आप उसके अनुसार, उसके अनुकूल आप काम कर रहे हो? जैसे कि मैं बोलती हूँ कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, रिवीजन होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, डेली पढ़ना है। क्या आप ये सारी चीजें कर रहे हो कि ओनली आप क्लासेस देख रहे हो, आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आप देख रहे हो, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होगा कि मैंने सिर्फ आपके लिए एक ऑब्जर्वेशन बनाई कि अगर आप मेरी डेली क्लास देखते हो तो आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर पाओगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होगा कि मुझे आपको टेस्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से मुझे आपके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि जो मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई है आपके लिए, क्या वो राइट है, क्या वो रिजेक्ट करूं या फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूं। समझ रहे हो दीपमाला जी? जो मैंने आपके लिए हाइपोथेसिस बनाई है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है, एक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप मेरी डेली क्लास देखते हो, मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई, इट मींस कि आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, ये थी मेरी हाइपोथेसिस। बट जब मैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने जाऊंगी तो मुझे आपके ऊपर पूरी रिसर्च करनी होगी कि सच में आप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हो, सच में आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो जो कि आपका नेट जेआरएफ के करीब लेकर आएगा। अगर हाँ आप सच में ऐसा कर रहे हो तो मैं श्योर हूँ, मीन्स जो मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, मैं श्योर हूं कि डेफिनेटली आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। बट अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो बातें मैंने आप लोगों को बोली हैं, तो फिर क्या होगा कि मेरी जो हाइपोथेसिस थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। या तो हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होती है या हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट होती है। फर्स्ट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन देन आपका जो सेकंड पेपर स्टैटिस्टिक्स का रहता है, कॉमर्स का, और भी मे बी उसके लिए भी आपका हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है, एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। और जो हाइपोथेसिस के मेथड रहते हैं ना, जहां पर हम चेक करते हैं, वो मेथड होते हैं आपके टेस्टिंग मेथड, ठीक है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक मेथड रहते हैं आप लोगों के, जिसमें टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, मैन विटन यू टेस्ट, कुरुशाल, ऐसा करके वो सारे टेस्ट हम यूज करते हैं। यही हो रहा मैम, दिखती रोज हूँ पर समझ में कितना आ रहा है ये तो हमको। अच्छा, तो मतलब हम सच सच बोले फिर आपके लिए। कोई बात नहीं, क्लास देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखो, सबके साथ ऐसा होता है। मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम नेट जेआरएफ की तैयारी की, पेपर वन, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं क्या ही है ये, मैं क्या ही पढ़ रही हूँ, समझ ही कुछ नहीं आता था। बट धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो गया था। प्रैक्टिस, बोलती हूँ मैं एक बात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और एक चीज बोलती हूँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां आपकी चाहत है ना, वहां आप डेफिनेटली पहुंचोगे। बट आपको अपनी चाहत, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने जुनून को बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है। क्वांटिटेटिव में हो जाएगी हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाँ जी, वेरी गुड।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर होगी तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होगी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, चाहे इसको नोट डाउन कर लो, आप अपने दिमाग में कर लो, नोटबुक में कर लो, जहां भी कर लो, पर याद होना चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी आपकी एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डेफिनेटली होगी। अगर एक्सप्लोरेशन रिसर्च की बात करेंगे तो वहां पर आपकी हाइपोथेसिस मेकिंग होगी, मीन्स आपने हाइपोथेसिस को सिर्फ बनाया है, अभी आपने टेस्ट नहीं करा है, क्योंकि वहां पर आप खोज कर रहे होते हो, वहां पे आप श्योर नहीं होते हो कि आपने जो खोज करने जा रहे हो आप वो सही है कि गलत है, सिर्फ आप वहां पे खोज कर रहे होते हो। एक्सप्लोरेशन का मतलब ही होता है खोज करना। हाँ जी, क्वालिटेटिव में हो जाएगा आपका मेकिंग और टेस्टिंग हो जाएगा आपका क्वांटिटेटिव में। क्लियर है? नेक्स्ट चले। टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग डेफिनेशन। एक और चीज आप हाइपोथेसिस के साथ प्लीज याद रखना, टेंटेटिव स्टेटमेंट। इसकी हिंदी देख लो कोई, टेंटेटिव स्टेटमेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार। वन लीनियर में पूछा गया है, या फिर हाइपोथेसिस ऐसे करके ABCD करके दिया है, और टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है ये। क्लियर है? अब देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज अ स्टैटिस्टिकल टूल है आपका ये, और स्टैट्स आपको पता है कि कहाँ यूज होता है आपका, ज्यादातर ये क्वांटिटेटिव में ही यूज होता है आपका स्टैटिस्टिकल। क्लियर है? टूल्स दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर मीनिंगफुल और नॉट। ओके जी। इट इन्वॉल्व सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर दो सेटिंग होती है, एक तो होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार, और एक होती है आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसको आप रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हो, और आप इसको स्टैटिस्टिकल, वेट, रिसर्च हो गया आप लोगों का। इसके दो तीन नेम है, ठीक है, वो आपको याद होने चाहिए। सम टाइम आपसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ये पूछा गया है कि इसको और क्या बोला जाता है, तो वो स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है आपसे। वेट करना। सब्सटेंटेटिव हाइपोथेसिस भी इसको बोला जाता है, और रिसर्चर हाइपोथेसिस भी इसको बोला जाता है। मैं लिखूंगी, एक मिनट मेरे को पूरी तरह से चेक करने दो। रिसर्चर हाइपोथेसिस और सब्सटेंटेटिव। अब देखो क्या नेम है इसका, अनदर नेम क्या क्या इसका है, रिसर्चर हाइपोथेसिस। लिख लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में नहीं मिलेगा ये। और साथ के साथ हो जाएगा आपका सब्सटेंटेटिव हाइपोथेसिस। अगर अल्टरनेटिव ना बोलकर ये रिसर्चर हाइपोथेसिस बोल रहे हो, बहुत बार इन्होंने कंफ्यूज किया इस तरह से कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का ना यूज करके ये बोलते हैं रिसर्चर हाइपोथेसिस, या फिर जितना करवा रही हूँ ना अभी उतना सुनते जाओ, समझते जाओ, इनके मीनिंग करवाऊंगी अभी। नल क्या है आपका और अल्टरनेट क्या है, अभी इतना लिखते जाओ, सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, कड़ी से कड़ी खुलती जाएगी अपने आप, ठीक है। हाइपोथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये। क्लियर है सबको? मैं पीडीएफ में लिखा रहना दीजिए, नहीं लिख सकते, अलाउ नहीं है, पीडीएफ में लिखे रहने देना, अलाउ नहीं हमें ना। अब देखो, दीज टू हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है ना, तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ठीक है। मीन्स एक्सक्लूसिव का मतलब कि दोनों सेम नहीं रहने वाली है, दोनों एक टाइम पे रिजेक्ट नहीं होगी, दोनों एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं होगी। बताऊंगी कैसे, बने रहो बस साथ में, ठीक है। अभी इतना इतना समझते जाओ, ये कीवर्ड है, ये भी आपका कीवर्ड है, नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है। This means that if the null hypothesis is true, then the alternative hypothesis is false. देखो, अगर ये ट्रू है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉल्स रहेगी। ये एज इट इज बेटा उठ के आए हुए क्वेश्चन, ये एज इट इज लाइनें उठ के आई है। इवन देन आपका भी जो जून में 2023 में एग्जाम हुआ है, एज इट इज लाइन उठ के आई है, ये इंपॉर्टेंट है ये। एंड वॉइस वर्सा, वॉइस वर्सा का क्या मतलब है, अगर नल फॉल्स हो जाएगी तो अल्टरनेट आपका ट्रू हो जाएगा, या फिर अगर रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट होगा। एज इट इज नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी तो अल्टरनेट रिजेक्ट हो जाएगी, यस। और अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, मीन्स वॉइस वर्सा रहने वाला है इनका रिलेशनशिप। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, रिसर्चर हाइपोथेसिस एंड सब्सटेंटेटिव हाइपोथेसिस, वेरी गुड।
हाँ जी, नोट्स बनाते रहो साथ-साथ के, एज़ इट इज़ लाइनें उठ के आई है, हिंदी में भी बताऊँगी अभी। एन एग्ज़ाम्पल ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ सेटिंग अप अ टेस्ट टू चेक इफ अ न्यू मेडिसिन वर्क्स ऑन अ डिसीज़ इज़ इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। अब देखो, परिकल्पना परीक्षण इसको बोला जाता है आपका परिकल्पना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कल्पना बना रहे हैं जी किसी के लिए, अभी तो हम कल्पना कर रहे हैं, अभी तो हम ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, परिकल्पना है ये आपका। क्लियर है? परिकल्पना परीक्षण को एक सांख्या, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल टूल में, सांख्य उपकरण में, जिसका उपयोग यह पहचानने के लिए किया जाता है कि किसी प्रयोग के परिणाम, टेस्ट, सार्थक है या नहीं है, कि जो हमने ऑब्जर्वेशन की है या जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है, जो उसके परिणाम आने वाले हैं, जो उसके रिजल्ट आने वाले हैं, क्या वो सही है, क्या वो रिजेक्ट करें हम या फिर एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने मेडिसिन बनाई, मेडिसिन मैंने बनाई बोलते हैं कि लॉन्च लेबोरेटरी में, मेडिसिन को क्या बोलते हैं, मेडिसिन को बनाना, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना हम, कि जब हम कोरोना की जब कोविड-19 बननी थी तो वो लेबोरेटरी में जाके पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, लोगों को दिया गया होगा, जानवरों को दिया गया होगा, फिर जब वो एक्सेप्ट हो गया होगा तो फिर हमने पूरी पब्लिक को दे दी, ठीक है? तो वो हाइपोथेसिस थी। अगर वो रिजेक्ट हो जाती तो किसी को भी ना देते, ठीक है? तो ये इसलिए बनाते हैं कि जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, अगर तो उसके परिणाम फेवर में है तो हाइपोथेसिस आपकी एक्सेप्ट होगी, और अगर फेवर में नहीं है तो रिजेक्ट होगी। क्लियर है? अब देखो, इसमें एक अशक्त परिकल्पना और एक वैकल्पिक, एक होती है अशक्त, नल बोलते हैं, एक होती है वैकल्पिक, अल्टरनेट बोलते हैं, रिसर्चर बोलते हैं, सब्सटेंटिव बोलते हैं इसको, ठीक है? स्थापित करना शामिल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ये दो परिकल्पनाएं हमेशा परस्पर अनन्य रहेगी, मीन्स कि ये अगर एक एक्सेप्ट है तो दूसरी रिजेक्ट, एक रिजेक्ट है तो दूसरी एक्सेप्ट, वाइस वर्सा। इसका मतलब यह है कि यदि शून्य परिकल्पना सत्य है तो वैकल्पिक परिकल्पना गलत है, और इसके विपरीत। परिकल्पना परीक्षण का एक उदाहरण यह जांचने के लिए एक परीक्षण स्थापित करना है कि क्या कोई नई दवा किसी बीमारी पर अधिक कुशल तरीके से काम करती है। जैसे कि कोविड-19 जब आया था, तो वहां पर जब कोविड-19 की वैक्सीन आई थी, तो ऐसा नहीं कि जैसी वैक्सीन आई वैसे ही लोगों पे अप्लाई करती है, पहले उसकी टेस्टिंग हुई है पूरी तरह से कि हाँ क्या वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कुछ हो तो नहीं रहा है, उसके बाद जनरल पब्लिक को दी जाती है, जैसे कि लेबोरेटरी में होता है, और लेबोरेटरी आपको पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है लेबोरेटरी टेस्टिंग। क्लियर है सभी को? इसीलिए बोलती हूँ कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग की जाती है। क्लियर है जी सभी को? यस या नो? हाँ जी, वाइस वर्सा रिलेशनशिप रहने वाला है। और ज्यादा, एक और चीज मेरी ध्यान देना, ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, नल हाइपोथेसिस को हमेशा रिजेक्ट करना होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। सुनना मेरी बात को, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है, इसको ज्यादातर केसेस में रहता है कि इसको रिजेक्ट ही करना है जी, इसको रिजेक्ट ही करना है। ये ऑलवेज एक तरह से, जैसा हमने वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पढ़ा था ना, तो ये ऑलवेज वाला कंसेप्ट है कि ये नल हाइपोथेसिस आपकी ज्यादातर केसेस में, मींस मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो ये रिजेक्ट ही होती है, और जो आपकी अल्टरनेट है ये मैक्सिमम टाइम एक्सेप्ट ही होती है। बाकी आपके क्वेश्चन पे डिपेंड रखता है कि क्वेश्चन आपसे किस तरह का पूछा गया है। क्लियर है? बट ज्यादातर केसेस में आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है। अगर तो इन्होंने पूछ लिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और इन्होंने पूछ लिया कि नल हाइपोथेसिस को मैंने रिजेक्ट किया है, तो आप क्या करोगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? अगर इन्होंने ये पूछ लिया कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होती है कि एक्सेप्ट होती है, ओनली वन लीनियर टाइप, तो आप बोलोगे जो नल हाइपोथेसिस है जी वो रिजेक्ट होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? यस या नो? वी ऑलवेज ट्राई टू रिजेक्ट, यस, हाँ, वी ऑलवेज ट्राई टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है? अगर तो देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, सेकंड स्टेटमेंट थी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया, वो स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि वॉइस वर्सा रिलेशनशिप है। बट अगर वन लीनियर टाइप में पूछा गया कि नल हाइपोथेसिस को हम ज्यादातर एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे, तो हमारा क्या आंसर रहेगा कि जो नल हाइपोथेसिस है, हम ज्यादातर केसेस में ट्राई करते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। हाँ, बनती है रिजेक्ट करने के लिए, आपकी नल हाइपोथेसिस बनती तो नहीं है रिजेक्ट करने के लिए। ये पता है क्यों ऐसा? क्योंकि ये इसका पता है क्या लॉजिक है, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट के लिए क्यों बनती है। सपोज मान लो जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है ना, और जो एक्चुअल में रिजल्ट आने हैं वो इक्वल है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ये बनती है कि ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि मेरी ऑब्जर्वेशन 100% सही हो, इसलिए बनती है ज्यादातर रिजेक्शन के लिए।
जब हम टेस्ट करते हैं तो काफी कुछ चीजें, नए नए मुद्दे खुल के आते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपने ऑब्जर्वेशन किया वो 100% सही हो, इसलिए ये बनती है क्योंकि ये बोलता है कि जो इंडिपेंडेंट जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं ना, वहां पे नो डिफरेंस है, ये रहता है। और इसको H0 भी बोला जाता है। एक और चीज याद रखो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, H0 से इसको डिनोट किया जाता है और H1 से इसको डिनोट किया जाता है, अल्टरनेटिव को। और इसका भी ये क्या पूछते हैं, वन लीनियर भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि H0 नल हाइपोथेसिस है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब देखो नल को कैसे आप याद रखोगे, नल को आप इस तरह से याद रखोगे, नल नल मतलब इसको यू जो है इसको बना दोगे 0, ठीक है। और अल्टरनेट को कैसे याद रखोगे, ये जो एल है ना इसको बना दोगे 1, H1। क्लियर है। तो ये भी साथ के साथ लिखते जाओ, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी। जो जो पढ़ा रहे हो उसको साथ के साथ लिखते जाओ। मैम अगर नल को एक्सेप्ट और अल्टरनेट को रिजेक्ट पूछ लिया तो भी सही हो जाएगा, बट दोनों स्टेटमेंट दी होनी चाहिए। चौधरी जी वॉइस वर्सा रिलेशनशिप है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है मुझसे, तो भी आपका सही हो जाएगा। बट अगर ऑनली पूछा कि नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करोगे कि एक्सेप्ट करोगे ऑनली, तो आपका आंसर रहने वाला है हम ट्राई करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। अगर पूछ लिया दोनों इन अल्टरनेट और नल एक साथ पूछ लिया तो क्या करोगे, वॉइस वर्सा रिलेशनशिप है। अगर नल रिजेक्ट है अल्टरनेट एक्सेप्ट है, अगर नल एक्सेप्ट है अल्टरनेट रिजेक्ट है। क्लियर है सभी को। दोनों पूछा तो दोनों में वॉइस वर्सा रिलेशनशिप निकालोगे। ओनली नल को पूछा तो आप क्या करोगे कि नल को हम ट्राई करते हैं रिजेक्ट करने की, ओनली अल्टरनेट पूछा तो अल्टरनेट को हम ट्राई करते हैं एक्सेप्ट करने की। क्लियर है सबको, यस या नो। चले नेक्स्ट, H0 ट्रू रिजेक्ट, वेरी गुड। कौन है ये, कविता मलिक जी, मीन्स पढ़ा है आपने। H1 फॉल्स एक्सेप्ट, हाँ ये चलेंगे हम, ये एरर पे आएगा जब हम एरर करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते जाओ। अब नल हाइपोथेसिस से कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ देखना प्लीज ध्यान से, ठीक है। फोकस बनाए रखो स्टडी पे, फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, नहीं तो फिर वो वाला सॉन्ग सुना है ना, तेरा ध्यान किधर है तेरा हीरो इधर है, ठीक है। तो मीन्स इन चीजों से आप हीरो बनोगे ना, जो आप कंसेप्ट क्लियरिटी करोगे तभी तो हीरो बनोगे। सभी चीजें हमेशा एक जैसी नहीं होती है, इसलिए नल हाइपोथेसिस होती है। हाँ वेरी गुड नेहा यादव जी। यहाँ पे क्या होता है कि ये बोलते हैं कि सारी जो चीजें ना कोई डिफरेंस नहीं है, जो आपने ऑब्जर्वेशन की है कोई डिफरेंस नहीं है, जो आप टेस्ट करने जा रहे हो कोई डिफरेंस नहीं है, जो वेरिएबल्स है उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है। बट ये तो एक क्या बोलेंगे हम, विडंबना, कि ये ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस होते हैं चीजों में। आपकी ऑब्जर्वेशन अलग हो सकती है और आपने जो एक्चुअल में जो आपको रिजल्ट चाहिए थे वो अलग हो सकते हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी जो आपने ऑब्जर्वेशन, मान लो सपोज मैंने दीपमाला के लिए जो ऑब्जर्वेशन किया वो नहीं श्योर हो सकती एवरी टाइम कि हाँ जो जो भी मैं ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ वो सही सही हो रही है, ऐसा नहीं होता है। सम टाइम होता है कि हमारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ 50% सही हो सकती है, 100% नहीं होता। इसीलिए इसको रिजेक्ट कर, इसीलिए इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है ज्यादातर केसेस में। रिसर्च में होती है जी आपकी हाइपोथेसिस। रिसर्च के जो प्रोसेस है ना, वहाँ पे थर्ड क्या होता है, फर्स्ट होती है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मान लो देखो मेरे पास आई किसी का रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च, ठीक है, और मुझे बनाना है रिसर्च प्रपोजल। तो अब मुझे रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए सपोज मेरे पास टॉपिक है रूरल एरिया। अब जिन्होंने भी रूरल एरिया पे रिसर्च करी होगी, मुझे 100 रिसर्च हुई होगी, 200 हुई होगी, मुझे वो पढ़नी होगी, ठीक है। फिर वहां से मैं एक प्रॉब्लम ढूंढूंगी कि जिसपे मैं रिसर्च कर सकती हूँ और इन्होंने रिसर्च नहीं की, उन्होंने उस पॉइंट को छोड़ दिया। वहां से मैं ढूंढूंगी, फिर मैं उनकी रिसर्च जितने भी प्रपोजल है उसको मैं रिव्यू करूंगी, मीन्स पढ़ूंगी, लिटरेचर रिव्यू जिसको बोला जाता है। फिर मैं वहां से एक अजम्पशंस बनाऊंगी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाऊंगी मैं कि हाँ ये कमियां यहाँ पर है और इन कमियों को मुझे रिसर्च करना है, ठीक है। और जो मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई होगी उसको बोलेंगे, या मैंने जो अजम्पशंस बनाई होगी उसको बोलेंगे हम हाइपोथेसिस। फिर जो मेरी ऑब्जर्वेशन रहेगी उनको मैं एक्चुअल चीजों के साथ रिलेट करूंगी कि हाँ वो जो मेरी रिसर्च है या जो अदर बंदे की रिसर्च है क्या वो सेम है या अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से रहता है ये। H1 H0 समझ में नहीं आया, इसको ना डिनोट ऐसे ही करते हैं। H0 होता है नल हाइपोथेसिस, H1 होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये ऐसा ही है। इसको समझने की जरूरत नहीं, ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। H0 को और H1, H0 होता है कि नो डिफरेंस और H1 होता है डिफरेंस, बराबर नहीं है, और नल हाइपोथेसिस बराबर है, इक्वल है। अब देखो
अब प्लीज नल हाइपोथेसिस को कर लो एक बार और अल्टरनेट को कर लो, फिर हमने टाइप्स ऑफ एरर करने हैं जल्दी से, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाएगा। अब देखो नल हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ और मैक्सिमम टाइम यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और एज इट इज आपको ये लाइन उठ के मिलेगी, ठीक है। द नल हाइपोथेसिस इज अ कंसाइज मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज, कि मान लो जो भी मैंने दो पॉसिबिलिटीज बनाई है ये बोल रहा है कि इसके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, ओके, सॉरी बोथ आर इक्वल, कोई भी मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों बराबर है, इसलिए इसको बोला जाता है H0। In other words, there is no difference between certain characteristics of data. The hypothesis assumes that the outcome of an experiment are based on chance done alone. Sorry, it is denoted as H0. ये मैंने बोल दिया पहले ही, ठीक है। Testing is used to conclude if the null hypothesis can be rejected or not. Suppose an experiment is conducted to check if girls are shorter than boys at the age of 5. The null hypothesis will say that they are the same height. अब देखो इसका क्या मतलब है कि जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं उनकी सेम हाइट है, क्लियर है, उनकी सेम हाइट है, तो ये हो जाएगी आपकी H0। और अगर हम बात करें अल्टरनेट की तो इन्होंने क्या बोलना था कि गर्ल्स आर शॉर्टर देन बॉयज एट द एज ऑफ 5, तो गर्ल्स आर शॉर्टर देन बॉयज मीन्स कि बॉयज बड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं है, ये अलग अलग है। इजी है बिकी जी, बहुत ज्यादा इजी है, समझो बस चीजों को। हिंदी में देखो शून्य परिकल्पना, हिंदी में तो बड़ा प्यारा दिया है शून्य, और शून्य से ही आपको डिनोट हो जाएगा H0। इंग्लिश में ना समझ आए तो हिंदी में देख लो आप, बड़ा प्यारा दिया है शून्य H0, ठीक है। अशक्त परिकल्पना एक संक्षिप्त गणितीय कथन है जिसका उपयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि दो संभावनाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, ये कीवर्ड, कोई भी अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में डाटा की कुछ विशेषताओं के बीच कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, शून्य है, कोई भी अंतर नहीं है। यह परिकल्पना मानती है कि किसी प्रयोग के परिणाम केवल संयोग पर आधारित होते हैं। इसे H0 ये बता दिया आपको बहुत बार, परिकल्पना परीक्षण के रूप में दर्शाया गया है। एज इट इज याद करना होगा, ये लाइन है एज इट इज, मतलब समझना भी है, साथ में आपको फैक्चुअल ये पता होना चाहिए। कीवर्ड है जिसके जिसके थ्रू आप, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इन कीवर्ड के थ्रू आप आंसर दे पाओगे। कीवर्ड नहीं आते होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे नल और इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। इतने सारे टॉपिक पढ़े होंगे, टीचिंग के पढ़े होंगे, रिसर्च के पढ़े होंगे, और आपने कम्युनिकेशन जितने भी आपकी 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, पेपर 1 पेपर 2, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए बोलती हूँ कीवर्ड के साथ किया करो। याद भी ना रहे ना अगर, तो कम से कम कीवर्ड तो याद रहे जहां से क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली। अब देखो जिसका उपयोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है कि शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जा सकता है या नहीं। मान लीजिए कि 5 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में कम है या नहीं, यह जांचने के लिए एक प्रयोग किया जाता है। शून्य परिकल्पना कहेगी कि उनकी ऊंचाई सेम है, नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज की जो हाइट है 5 वर्ष की आयु में वो सेम है। Difference between two possibilities characteristic of data null hypothesis है, there is no difference between two possibility characteristic। हाँ जी, और इसको और देखो इसको कैसे याद रखोगे, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, गर्ल्स आर नहीं बॉयज आर ग्रेटर देन गर्ल्स, कि 5 वर्ष की जो आयु होती है ना, जब 5 वर्ष के बच्चे होते हैं ना तो बॉयज की जो हाइट होती है वो ज्यादा लंबी होती है और गर्ल्स की जो हाइट होती है वो छोटी होती है। ये है जी, हमने एक रिसर्चर ने रिसर्च करी गर्ल्स और बॉयज की हाइट पर, और जो कि 5 साल की एज के लोगों पर एक रिसर्चर ने रिसर्च करी। तो अगर हम अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो रिसर्चर ने बोला कि जो 5 वर्ष की आयु होती है ना, वहां पे जो बॉयज होते हैं वो गर्ल्स से ज्यादा हाइट होती है, उनकी गर्ल्स से ज्यादा लंबे होते हैं। बट अगर हम शून्य परिकल्पना की बात करें तो उसने रिसर्चर ने क्या बोला कि जो गर्ल्स है ना वो ना बॉयज की जितनी होती है, सेम सेम रेशो रहती है दोनों की, 5 वर्ष की आयु में दोनों सेम सेम रहते हैं, हम नहीं पहचान सकते। छोटा बच्चा है सेम सेम रहेगा, गर्ल है, जैसे जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना जिसको इन्फेंट बोलते हैं, जब वो पैदा होते हैं ना शिशु, तो वो सेम ही होते हैं, आप नहीं पहचान सकते लड़का है कि लड़की है शक्ल से। लेकिन जब बड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो डिफरेंस हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, क्या रिजेक्ट नहीं करता है, नल हाइपोथेसिस बोल दिया कि ऑल द मोस्ट केसेस में रिजेक्ट होना होता है इसको, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो दो पॉसिबिलिटीज है वो सेम रहे।
ऐसा नहीं होता मैक्सिमम केसेस में कि दोनों पॉसिबिलिटी सेम रहे। क्या ये सही है कि जो गर्ल्स और बॉयज की हाइट है वो 5 साल की उम्र में सेम रहती है? क्या ये सही ऑब्जर्वेशन है? क्या ये सही अजम्पशन है? जरूरी तो नहीं है कि सेम रहेगी। हाँ, वॉइस वर्सा रिलेशनशिप हम बोलेंगे कि इन दोनों में वॉइस वर्सा रिलेशनशिप रहता है। बट अगर ओनली ओनली करके पूछेगा तो नल हाइपोथेसिस अगर ओनली पूछेगा कि उसको एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए, तो आपका आंसर रहेगा उसको रिजेक्ट किया जाए। अगर ओनली पूछेगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए कि रिजेक्ट किया जाए, तो आपका आंसर रहेगा एक्सेप्ट किया जाए। बट अगर दोनों को एक साथ पूछ लिया तो वॉइस 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 वर्सा रिलेशनशिप रहने वाला है। ठीक है, बॉय लंबे होते हैं बॉयज। पता नहीं, मैंने तो 5 साल की उम्र में देखा है, दोनों लड़के लड़कियों को सेम सेम ही रहते हैं। मैं और मेरा भाई तो सेम सेम थे, हमारी दोनों की फोटो एक साथ है, हम तो सेम सेम ही थे। हाँ, ये तो फिर आप लोगों की देखो अपनी अजम्पशंस है ना फिर। अब अल्टरनेट को प्लीज समझ आ गई। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको फैक्ट वाइज कैसे याद कर रखना है, बताऊंगी भी नल और अल्टरनेट को, जो जो चीजें आपको नोट्स में बनानी है। पहले अल्टरनेट पढ़ लेते हैं। द अल्टरनेटिव, इसको और क्या बोला जाता है? रिसर्चर और सब्सटेंटेटिव हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट है ये, आपसे अल्टरनेटिव ना देकर आपको फंसाने के लिए रिसर्चर और सब्सटेंटेटिव पूछ सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। मे भी जब मैंने पीएचडी का एंट्रेंस दिया था, ठीक है, एग्जाम का, तो उस टाइम मुझसे अल्टरनेटिव ना पूछकर इन्होंने सब्सटेंटेटिव पूछ लिया था। और मेरे माइंड में ये तो मुझे पता था कि मैंने सब्सटेंटेटिव कहीं पढ़ा है, बट ये मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसको अल्टरनेट बोला जाता है। बट ये था कि पढ़ा था, तो कहीं ना कहीं मेरा तुक्का लग गया था कि सब्सटेंटेटिव पढ़ा तो है। बट वो नल हाइपो मीन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, नल दिया था और सब्सटेंटेटिव दिया था। तो मुझे ये तो लग गया था पता कि हाँ अल्टरनेटिव की बात कर रहा होगा, क्योंकि हाइपोथेसिस में तो मेनली हम इंक्लूड करते हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और तो किसी भी चीज को हम इंक्लूड नहीं करते हैं हाइपोथेसिस में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एजुकेशन गैस, अगर आपने पढ़ा होगा तो, गो थ्रू किया होगा तो। The alternative hypothesis is an alternative to the null hypothesis. It is used to show that the observation of an experimental are due to some real effect. बेस्ट मतलब अच्छी मानी जाती है आपकी। इट इंडिकेट दैट देयर इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस बिटवीन टू पॉसिबल आउटकम एंड कैन बी डिनोटेड H1 और HA। ये भी इंपॉर्टेंट रखोगे। वैसे HA तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, HA तो क्लियर हो जाएगा अल्टरनेटिव से, और H1, ठीक है। H1L को कर लेना कि H1 ये हो गया निमोनिक बनाने के लिए, और HA ये A तो है, ठीक है। For the above mentioned example, the alternative hypothesis would be that girl are shorter than boy at the age of 5। देखो वही बात बोलती है इन्होंने, ये एग्जाम्पल है कि डिफरेंस रहता है दोनों पॉसिबिलिटीज में। क्लियर है, दोनों पॉसिबिलिटीज में डिफरेंट रहता है। आपने जो भी दो वेरिएबल्स लिए हैं उनमें डिफरेंस रहता है, बट नल हाइपोथेसिस बोलता है कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो किस तरह से आप याद रखोगे। एक न्यू हम पेज ले लें, इसका एक बेस्ट सा नोट बना लें हम। हिंदी में भी बताते हैं जी आपको। वैकल्पिक परिकल्पना, परीक्षण शून्य परिकल्पना का एक विकल्प है। इसका प्रयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि किसी प्रयोग के प्रशिक्षण किसी वास्तविक प्रभाव के कारण होते हैं। यह इंगित करता है कि दो संभावित परिणामों के बीच एक संख्या की मध्यवर्ती से H1 HA के रूप में दर्शाया जा सकता है। उपयुक्त उदाहरण के लिए वैकल्पिक परिकल्पना यह होगी कि 5 वर्ष की आयु में लड़कियां लड़कों की तुलना में छोटी होती है। ठीक है, ये पहले भी मैंने बता दिया, तो बार बार तो क्या ही एक्सप्लेन करेगा आपको। अब देखो, अगर हम पता नहीं कब खांसी ठीक होगी मैं। हम्म मैम क्वेश्चन आंसर नहीं कराती हैं? कराते हैं तन्वी जी, यूट्यूब पर करवाते थे, तो अभी ट्यूसडे को करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नल हाइपोथेसिस एंड आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, नल को डिनोट करोगे H0, कैसे बनाया हमने? नल U को क्या कर दिया? 0 कर दिया। और अगर हम अल्टरनेट की बात करेंगे, इसको डिनोट करोगे H1, L को बना दिया H, और ये A तो है ही, ठीक है, तो इसको स्मॉल a बना दिया, इससे डिनोट करेंगे। पहले ये याद रखोगे। यहाँ पे आएगा सेकेंड थिंग,
ये तो हो गया हमारा पहला बिंदु जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एज इट इज क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं दिया गया होगा वो पता कर ले कि मैम जो बोल रहे सही बोल रहे हैं। अब देखो, नो डिफरेंस और यहाँ पे डिफरेंस होगा दोनों पॉसिबिलिटीज में। कैसा डिफरेंस? गर्ल्स आर शॉर्टर देन बॉयज, मीन्स कि जो बॉयज है वो गर्ल्स से बड़े हैं। यहाँ पे क्या होगा कि गर्ल्स आर इक्वल टू बॉयज। ये साइंस भी पूछे जाते हैं इस तरह का, इस तरह का साइन पूछा गया है एग्जाम में, ऐसे करके आएगा, नॉट इक्वल ऐसे करके आएगा आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, और ये वाला साइन आ जाएगा आप लोगों का नल हाइपोथेसिस में। क्लियर है? तो ये याद रखना है। और अगर हम बात करें तो ज्यादातर केसेस में इसको हम रिजेक्ट करेंगे नल को, और अल्टरनेटिव को हम एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है? ये चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें, अगर पूछेगा ये दोनों बताओ, दोनों को अगर हम पूछेंगे तो जो नल हाइपोथेसिस है, क्लियर है, अगर वो रिजेक्ट हो रही है तो जो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और वाइस वर्सा रिलेशनशिप रहने वाला है। क्लियर है? और यहां पर अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है? इतना याद रह जाएगा सबको, इस तरह से नोट्स बनेंगे, इतना याद रह जाएगा सबको। क्लियर है? मंडे ट्यूसडे यूट्यूब पर क्लास होगी 9 PM। PYQ होगा ट्यूसडे को, और मंडे को होगा आपका रिसर्च एथिक्स। क्लियर है सबको? यस या नो? चले नेक्स्ट। यस मैम, ओके, गुड 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 गुड। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टेप्स बताओ या फिर प्रोसेस बताओ, बताओ हाइपोथेसिस के। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको करना है सीक्वेंस वाइज या फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, बोलो आप जो भी आप बोलना चाहते हो। पानी पी लो 1 मिनट। अब समझ आ गया, पहले नहीं आया। ये कीवर्ड है जो मैंने लिखवाए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी। हाइपोथेसिस की बात करें तो नल और अल्टरनेट तो डेफिनेटली आएगा, वो तो इंक्लूड करना ही होगा। तो पहला स्टेप ही आपका वो रहने वाला है, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। ठीक है, इसको स्टेप को बाद में कर ले, टाइप 1 टाइप 2 एरर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ सको कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या है आपका। कनेक्ट एंड एनालाइज डाटा, कंप्यूटर टेस्ट स्टैटिक, मेक अ डिसीजन, ड्रॉ कंक्लूजन। ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश में दिया, ये तो आपको एज इट इज ऐसे याद करना पड़ेगा क्योंकि सिक्वेंस में पूछा जाएगा। सोशियोलॉजी में भी है, अच्छा है सोशियोलॉजी में भी, ठीक है। इसको बाद में करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पी वैल्यू, इसको भी करेंगे डिटेल में। क्रिटिकल रीजन, इसको भी करेंगे। टेस्ट जी टेस्ट, टेस्ट का स्क्वायर, इनको भी करेंगे। 1 टेल 2 टेल ये भी करेंगे। अभी हम करेंगे टाइप एरर, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ठीक है, एरर्स क्या क्या है आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, क्योंकि जो आपकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, मुझे लगता है कि आपको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, भूलोगे नहीं कभी। अगर हम एरर की बात करें, आपको पता है जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। यहाँ पर भी एरर होते हैं, और इन एरर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका टाइप 1 एरर और एक है आपका टाइप 2 एरर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 एंड 2। अब अगर हम टाइप 1 की बात करें ना, तो मैं आपको शीट पे ही करवा रही हूँ, ब्लैंक शीट पे, प्लीज ध्यान देना। अल्फा एंड बेटा, यस वेरी गुड। अगर हम टाइप 1 की बात करें, ध्यान देना मेरी बात पे, इसको बोला जाता है अल्फा। क्लियर है? अल्फा इसको डिनोट किया जाता है, जैसे कि नल हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है H0 से, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिनोट किया जाता है HA और H1 से, वैसे ही टाइप 1 एरर को डिनोट किया जाता है अल्फा से। क्लियर है? अल्फा से। और अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इसको डिनोट किया जाता है जी आपका बेटा से। ठीक है, बेटा, अल्फा एंड आपका बेटा, ये है आपका अल्फा और ये है आपका बेटा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि पहले बाप आया फिर बेटा आया। ठीक है,
टाइप 1 को हम बोलेंगे 1 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो 1 नंबर है। टाइप 2 को हम बोलेंगे 2। तो हमारे पास क्या निमोनिक है इसको याद करने का, अल्फा और बेटा को, कि जो बेटा है वो बाप के बाद आता है, तो पहले बाप आया फिर बेटा आया। क्लियर है? ये याद रखोगे पहला पॉइंट। ये दे दिया जी स्टार, ये है आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब यहां पर क्या याद रखोगे, जो आपका टाइप 1 एरर है ये क्या बोलता है कि जो हाइपोथेसिस, जब हम आपकी राइट हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर। कौन सा एरर? या फिर ट्रू हाइपोथेसिस को जब हम रिजेक्ट कर देंगे तो हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर। क्लियर है? मैंने तो जब इसको अपने टाइम पे याद किया था, मैंने किया था आर आर, ये था मेरा कीवर्ड, क्योंकि मैं हो जाती थी कंफ्यूज टाइप 1 और टाइप 2 में, इसमें लगता था याद करने में टाइम। तो मैंने बनाया था निमोनिक डबल आर। तो मैंने जो निमोनिक बनाया था, राइट को हमने रिजेक्ट कर दिया मीन्स टाइप 1 एरर हो गया, या ट्रू को हमने रिजेक्ट कर दिया मीन्स टाइप 1 एरर हो गया, और इसको एक और नाम दिया जाता है फॉल्स पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मैंने क्या निमोनिक बनाया था अपने टाइम में, राइट है मीन्स की पॉजिटिव है, जो तो रॉन्ग होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है? क्लियर है? ये है आपका सेकंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एग्जाम में यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं 2018 2018 से क्या, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने अभी तक नेट का एग्जाम दिया होगा, अभिज्ञान मिश्रा ने दिया है, क्या मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ? रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेना। रिपीट। ओके मेगा, वेट करिए मैम, सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसका जो नेम है ना, इसको फॉल्स पॉजिटिव भी बोला जाता है। जैसे कि अल्फा बोला जाता है टाइप 1 एरर को, इसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है, राइट रिजेक्ट बोला जाता है, ट्रू रिजेक्ट मीन्स राइट को तो मैंने अपनी तरफ से एक ये बनाया ना, निमोनिक बनाया डबल आर करके, इसलिए मैं राइट और रिजेक्ट करती हूँ टाइप 1, और ट्रू या फिर रिजेक्ट टाइप 1। मैंने जो हाइपोथेसिस थी ना, मैंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो थी तो सच, पर मैंने क्या किया, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो एरर हो गया। जो सच थी उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए था, मीन्स जो मैंने ऑब्जर्वेशन बनाई थी, जो मैंने अजम्पशंस बनाई थी, जो मैंने टेस्टिंग की थी, वो तो सही थी, बट उसको रिजेक्ट करना नहीं चाहिए था, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, इसीलिए तो यहाँ पे एरर आ गया। अगर मैं ट्रू हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेती तो यहाँ तो एरर आता ही नहीं। क्लियर है? इसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव, और मैंने निमोनिक बनाया था राइट मतलब पॉजिटिव। तो जो टाइप 2 एरर कर ले अब आगे। यस मैम, ठीक है, सबको क्लियर है? फर्स्ट को भी रिपीट मैम, फर्स्ट क्या? यस मैम, 100% बनता है। देखो टाइप 1 एरर को पहले क्या याद रखोगे, टाइप 1 एरर को अल्फा बोला जाता है। क्लियर है? टाइप 2 एरर को बेटा बोला जाता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब टाइप 1 एरर होता क्यों है, क्या रीजन है इसको होने का, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसको, जो टाइप 1 में एरर आ रहा है, किस वजह से एरर आ रहा है? मैम एरर इसलिए आ रहा है, जो मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी ना मैम, उसको ना रिजेक्ट कर दिया गया है, इसलिए एरर आ रहा है, और मैम इसको बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ जी। चले अब नेक्स्ट टाइप 2 एरर कर ले। यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, पर जब मैं लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आता होगा। 7:48 हो गया है भाई साहब, 2-3 चीजें और करनी है हमें। चलो यहाँ पे ही कर लो, ठीक है। देखो टाइप 1 एरर फॉल्स पॉजिटिव बता दिया, क्यों? क्योंकि राइट था, राइट को क्या किया, रिजेक्ट किया, या फिर ट्रू था, ट्रू को क्या किया, रिजेक्ट किया। क्लियर है? If an investigator reject a null hypothesis that is actually true in the population, जो null hypothesis थी भाई वो थी true, उसको कर दिया reject। और हमेशा एक और चीज याद रखना, सच, ये ना null hypothesis पे करते हैं इसको, अल्टरनेट पे नहीं होता, ये null hypothesis पे करते हैं इसको हमेशा। ठीक है? null hypothesis पे करते हैं हमेशा। टेस्टिंग जो होगी वो हमेशा नल हाइपोथेसिस पे होती है आपकी। क्लियर है? अब जो टाइप 2 एरर होता है इसको बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। ये क्या बोलता है कि जो रॉन्ग है ना उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो रॉन्ग आपको पता है नेगेटिव होता है, और आपको ये पता है क्या बोलते हैं, राइट पता है पॉजिटिव होता है। तो हम क्या बोलेंगे, है तो दोनों एरर, तो हम क्या बोलेंगे, है तो दोनों गलत। तो फॉल्स हम कर देंगे नेगेटिव, और फॉल्स हम कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है तो दोनों एरर है टाइप 1, ये एरर से पता लग रहा होगा, है तो दोनों त्रुटि। ठीक है तो दोनों गलत।
गलत है दोनों। तो पर ये क्या कैसे गलत है, ये बोल रहा है कि जो सही है, मीन्स गलत सकारात्मक हो जाएगा और गलत आपका नकारात्मक हो जाएगा। क्लियर है। अकर्स नेक्स्ट देखिए, टाइप 2 एरर फॉल्स नेगेटिव अकर्स इफ द इन्वेस्टिगेटर फेल टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स इन द पॉपुलेशन ऑल्दो टाइप 1 टाइप 2 एरर कैन नेवर। इतना याद रखोगे, ठीक है। अब करते हैं इसको एक ब्लैंक शीट पे। यहाँ पे भी वही बात दी है, टाइप 1 एरर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, नॉट रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। टाइप 1 एरर H0 इज ट्रू, टाइप 2 एरर H0 इज फॉल्स बेटा, ठीक है। रिजेक्टिंग फॉल्स और ये 1 माइनस बेटा, ये बताती हूँ अभी क्या है ये बेटा। एक ब्लैंक शीट ले ली जाए, होगी हमारे पास। हाँ, आप देखो यहाँ पे बता देते हैं आपको सारी चीजें। टाइप 1 एरर तो लिखना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए, एग्जाम में एरर नहीं लिखा होगा, ये भी सोच लेना आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां एरर दिया ही नहीं होगा। वहां पूछेंगे टाइप 1 हाइपोथेसिस बताओ, टाइप 2 हाइपोथेसिस बताओ, एरर नहीं लिखेंगे, ठीक है। एरर कभी भी नहीं लिखता एग्जामिनर, उसको पता है एरर लिख लिया तो बंदे को वैसे क्लियर हो जाना, एरर है तो मतलब त्रुटि है। ये हो गया टाइप 2। ध्यान देना मेरी बात पे प्लीज, सभी ध्यान दो यहाँ पे, ओके। अब कोई नहीं लिखेगा, अभी ध्यान दो, ठीक है। अभी ध्यान दो, अभी कोई नहीं लिखेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे कि मैं क्या लिख रही हूँ। इसको क्या बोलेंगे, अल्फा, ठीक है, अल्फा। इसको क्या बोलेंगे, क्या डिनोट करेंगे इसको, बेटा। क्लियर है, बेटा करके इसको डिनोट करेंगे, डिनोट करेंगे। सेकेंड थिंग क्या याद रखोगे, ट्रू है मैम, और ट्रू को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए हो गया है टाइप 1 एरर। और मैंने बनाया था इसका डबल आर, राइट एंड रिजेक्ट, ये था मेरा निमोनिक। ये मैम रॉन्ग है, और रॉन्ग को क्या कर दिया मैम इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, इसलिए हो गया ये टाइप 2 एरर, ठीक है। बट यहाँ पे एग्जाम में सिर्फ ओनली टाइप 2 दिया होगा, एरर नहीं बोलेगा वो, एरर नहीं पूछेगा, उसको पता है अगर तो मैंने एरर बता दिया तब तो इनको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए टाइप 1 लिखेगा। पूछेगा आपसे टाइप 1 हाइपोथेसिस कौन से, टाइप 2 हाइपोथेसिस कौन से, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज, अब क्या याद रखोगे आप, दो तीन बातें और है जो आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हिंदी वालों को होने वाली यह समस्या, घोर समस्या, इसको बोलते हैं अल्फा। एंड आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये है अल्फा, एग्जाम में पूछा जाता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको बोलते हैं 1 माइनस अल्फा। ये तो भैया एज इट इज ऐसा ही रखना पड़ेगा याद। हिंदी वालों क्या करें अब, आपका हिंदी में तो हमें भी नहीं आएगा ना, मेरे पास हिंदी की कोई बुक है। कर लोगे एडजस्ट, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो जाएगा अल्फा, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। इतना क्लियर है। और अगर हम टाइप 2 एरर की बात करेंगे तो टाइप 2 एरर में हो जाएगा आपका बेटा तो रहने वाला है आपका एरर, ठीक है, वही एक्सेप्ट और रॉन्ग और एक्सेप्ट वाला। 1 माइनस बी हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक ही रहने वाला है पावर ऑफ टेस्ट। अब मैंने जब इसको याद किया था अपने टाइम में, तो मैंने क्या बोला था कि जो बेटे को है, बेटे को मिल गई है पावर, एक ही बेटा है और एक बेटे को मिल गई पावर। अब जब मैंने निमोनिक बनाया था तो मेरे मेरे जो पापा है उनका एक ही बेटा है जो है मेरा भाई, तो मैंने बनाया कि मेरे भाई को मिल गई है पावर 1 माइनस बेटा। अब आप लोगों के भी भाई होंगे अगर तो उनको बना लो बेटा, बहनें हैं तो उनको भी बना लो बेटा। क्लियर है सबको, मैम ट्रांसलेट कर लेंगे, हाँ देख लेना इसको ना ट्रांसलेट करने का, वैसे मुझे लगता नहीं है कि हिंदी में कुछ दिया होगा इसका, बट देख लेना। मैम टाइप 1 एरर राइट है तो भी रिजेक्ट, यस तभी तो वो एरर बनेगा। चौधरी जी टाइप 1 एरर क्यों बनेगा, जो आपकी नल हाइपोथेसिस है ना वो थी ट्रू, और हमेशा ये नल हाइपोथेसिस पे होगा। ये भी लिख ही लेती हूँ, ऐसा ना हो कि तुम हो जाओ अल्टरनेट कर दो। नल हाइपोथेसिस थी ट्रू, उसको कर दिया रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस थी फॉल्स, उसको कर दिया एक्सेप्ट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक और नाम याद रखोगे, सच फॉल्स नेगेटिव पूछा जाता है एग्जाम में, वन लीनियर में या स्टेटमेंट में, फॉल्स पॉजिटिव। ये तो बनाने पड़ेंगे नोट्स क्योंकि पीडीएफ में नहीं है। बेटा
रिंग्स हाँ, 1 माइनस बेटा, बेटे को मिल गई पावर, पावर ऑफ टेस्ट। ये एज इट इज उठ के आया भाई एग्जाम में, चाहे आपका पीएचडी का एग्जाम है, चाहे आपका नेट का एग्जाम है, चाहे आपका सेट का एग्जाम है। क्लियर है? एज इट इज उठ के आई है ये टर्म, 1 माइनस बेटा, 1 माइनस बी, पावर ऑफ टेस्ट होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि अल्फा होता है। ऐसे करके उठ के आया एग्जाम में क्वेश्चन। अब बताओ, और वहां हो जाते कंफ्यूज अगर नहीं बना होगा निमोनिक। अभी तो मैम सब कुछ याद रहेगा, 10 दिन बाद ऐसी कोई मशीन नहीं हमारे पास कि आपको, आपने जो पढ़ा वो जिंदगी भर आपको याद रह जाए। बहुत रेयर चीजें होती है जो जिंदगी भर याद रहती है, बाकी तो की पॉइंट बनाने पड़, कीवर्ड बनाने पड़ते हैं, रिवीजन करनी पड़ती है, तब चीजें याद रहती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो एक बार पढ़ेगा और उसको जिंदगी भर ना भूले इतनी सारी चीजें। इसलिए बोलती हूँ निमोनिक बनाना जरूरी है, कीवर्ड बनाना जरूरी है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, इसलिए ऐसे ऐसे निमोनिक बनाते हैं बेटा, बेटे वाला हम। अब देखो मैम इंग्लिश में भी समझ आता है, वैसे भी पेपर तो बोथ लैंग्वेज में आता है ना, हाँ बोथ लैंग्वेज में पेपर। अब एक और चीज एक और चीज, अब देखो, अब क्या हुआ जी, आपका जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक और पंगा खड़ा कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो हमारी रिसर्च होती है ना वो होती है हमारी 100%। ठीक है, अब 100% में से हम ये चेक करते हैं कि जो मेरी रिसर्च है वो जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो रॉन्ग होने के कितने चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं कि गलत होने के, मानो मेरी जो रिसर्च है वो 100% है, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्वेशन की है या जो मैंने रिसर्च की है। अब जो मेरी रिसर्च तो आपको पता है 100% रहती है, जैसे कि आपने उसमें पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में जो वैल्यू रहती है आपकी क्या रहती है, वो 100% लेते हैं ना हम हमेशा वैल्यू, 100 लेते हैं वैल्यू, ऐसा तो नहीं 50 ले ली वैल्यू, 20 ले ली, हमेशा जो वैल्यू रहती है हमारी 100 रहती है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या बोला, जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये बोलता है कि जो आपकी 100% रिसर्च है ना, जो आपने रिसर्च करी है उसके गलत होने के कितने चांसेस हैं। प्लीज ध्यान दो मेरी बात पे, जो आपने रिसर्च करी है ना, जो आपने रिसर्च करी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि उसके गलत होने के कितने परसेंट चांसेस है, तो वो होता है जी आपका 1% एंड 5%। या तो 1% हो जाएगा या 5% हो जाएगा आपके क्या होने के, रॉन्ग होने के चांस। और यही यूज होता है हमारा पी वैल्यू में, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, अभी इतना समझ लो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। रॉन्ग होने के चांस सभी को दिख रहा है, कहीं मैंने खिचड़ी तो नहीं पका दी है? समझ आ रहा है सभी को? प्लीज बताएं मुझे। थोड़ी सी राइटिंग है मेरी बेकार, क्या करूं अब, सुधार लेंगे आपके लिए राइटिंग भी। ठीक है, अभी जैसे आपका दिसंबर वाला बैच खत्म होता है उसके बाद मैं अपनी राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट करूंगी। ठीक है, ओह वेरी गुड बिकी जी, लगता है मुझे आपने पढ़ा है ये कंसेप्ट। 1 and 5% एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है यहाँ से, बहुत बार। और जब मैंने ये पढ़ा था ना भाई साहब, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई थी ना, ये टाइप 1 टाइप 2 एरर जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था, मतलब ऐसा लगता था ना दिमाग का जैसे भुजिया बन गया है दिमाग का। फिर करती थी मैं कीवर्ड निमोनिक, कुछ ना कुछ निकालती रहूंगी, सोचती रहूंगी कि किस तरह से मेरे को याद रह जाए चीजें। ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाके टाइप 2 एरर का टाइप 1 बना दूं, टाइप 1 का टाइप 2 बना दूं। पहले अटेम्प्ट में तो यही हुआ, टाइप 1 एरर को टाइप 2 लिख दिया था, टाइप 2 को टाइप 1 मतलब ऐसा कंफ्यूजिंग था सारा ही। तो इसलिए मल्टीपल टाइम रिवीजन, और दिमाग को थोड़ा खोलो। एक बार और रिपीट कर दीजिए मैम। देखो जब में हम रिसर्च करते हैं ना, तो जो मेरे पास, जैसे मान लो हम प्रॉफिट एंड लॉस जब हम करते हैं ना, मैथमेटिकल रीजनिंग आपने पढ़ा होगा, तो जो हमारी वैल्यू रहती है ना हम हमेशा 100% लेते हैं वैल्यू को। ठीक है, 100 में से ही हम क्या करते हैं 95% जो भी हमने डिस्काउंट लगाना होता है, प्रॉफिट लगाना होता है, 100% हम हमेशा अज्यूम करते हैं जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। ये क्लियर है? 10th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जब भी हम वैल्यू को अज्यूम करेंगे तो हम हमेशा 100 लेते हैं। 100 में से अगर मान लो 5% मेरा डिस्काउंट जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि 95% मुझे मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको 100 तो कभी भी नहीं दिया होता एग्जाम में, तो आपको सिर्फ इतना बोला होता है कि 5% डिस्काउंट दिया है। 100 तो आपको खुद लेना होता है। 100 मतलब कि हाँ ये वैल्यू होगी, 100 में से 5% डिस्काउंट दिया, ऑब्वियसली 95 बचेगा फिर। ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या होता है कि रिसर्च में भी ऐसा होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो वो मेरी 100% है रिसर्च, जो मैंने रिसर्च करी है उसमें से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताता है कि जो मैंने रिसर्च करी है, या फिर जो किसी ने रिसर्च करी है, या फिर जो आपने रिसर्च करी है, किसी ने भी ABCD, ठीक है, किसी ने भी रिसर्च करी है, एज अ रिसर्चर, एज अ इन्वेस्टिगेटर, जिसने भी रिसर्च करी है भाई उसके रॉन्ग होने के कितने चांसेस हैं। तो ये बताता है या तो रॉन्ग होने के 1% चांसेस है, या फिर रॉन्ग होने के 5% चांसेस है। ये इनकी वैल्यू है।
ये आपको फैक्ट है, एज इट इज याद करना होगा। ये याद करना होगा आपको, ठीक है। अभी बताती हूँ, 8 बज गए हैं। अब देखो, रिकॉर्डेड क्लास देखना, हो जाएगा क्लियर, 2-3 बार क्लास देखना। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है जो मेरी 100% रिसर्च है उसके एक्सेप्ट होने के कितने चांसेस हैं। वो जो एक्सेप्ट होने के चांसेस रहते हैं ना जी, वो रहते हैं आपके 99 और आपके 95। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ये एक्सेप्ट होने के चांस 100 में से, या तो 99% वो एक्सेप्ट होगा या 95% वो एक्सेप्ट होगा। क्लियर है। ये होता है आपका टाइप 1 एरर। एंड आपके ये देखो, अगर हम बात करें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये हमने कर लिया है। H1 H ये डिफरेंस और ये एक्सेप्ट और ये रिजेक्ट, वाइस वर्सा रिलेशनशिप, ये कर लिया सारा, ठीक है। नो डिफरेंस और डिफरेंस होता है यहाँ पे, H0 से इसको डिनोट किया जाता है। ये हमने कर लिया नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि आपका हाइपोथेसिस में इंक्लूड होना है डेफिनेटली। इसके बाद हमने क्या किया, हमने किया टाइप 2 टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर हमने किया, जिसमें कि आपका टाइप 1 एरर जो था वो बताता था अल्फा, टाइप 2 एरर जो था वो बताता था बेटा, ठीक है। ये इनको डिनोट किया गया है भाई, ये साइंटिफिक टर्म है, ये आपको एज इट इज याद करनी पड़ेगी। मीन स्टैटिस्टिकल बोलेंगे हम यहाँ पे, साइंटिफिक नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, यूज करेंगे स्टैटिस्टिकल टर्म है ये। स्टैटिस्टिकल टर्म्स आपको एज इट इज ऐसे याद करनी पड़ेगी। टाइप 1 एरर को बोला जाता है ट्रू 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 सॉरी, टाइप 1 एरर को बोला जाता है फॉल्स पॉजिटिव। और टाइप 1 एरर होता कब है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और उसको रिजेक्ट किया जाए तो हो जाता है टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर आपका कब होता है, जब ये आपकी नल हाइपोथेसिस रॉन्ग हो तो उसको एक्सेप्ट किया जाए तो होता है टाइप 2 एरर। और इसका जो नेम होता है इसको बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव। अगर हम टाइप 2 एरर की बात करें तो बेटा है, अब क्या हुआ कि 1 माइनस बी हो जाएगा आपका पावर ऑफ टेस्ट, और इसका हमने निमोनिक बनाया था बेटे के पास आ गई पावर। क्लियर है। और टाइप 1 एरर में अगर हम बात करें तो दो टर्म यूज होती है, एक होती है आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको बोला जाता है अल्फा, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाता है 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पर क्या रहता है, जो हमारी रिसर्च होती है वो 100% में से कितनी रॉन्ग होने के चांस है रिसर्च के सिग्निफिकेंस में बताता है 1 या फिर 5। 1% रॉन्ग होने चांस है या फिर 5% रॉन्ग होने के चांस है। बट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बताता है, जो मैंने रिसर्च करी है, रिसर्च के मेरे एक्सेप्ट होने के कितने परसेंट चांसेस है। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर 1 माइनस आपका अल्फा बताता है 99% या फिर 95%। क्लियर है। हाँ जी, अब आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी है, सो थैंक यू सो मच। अभी क्या करना है आपको कि आपको इसको रिवीजन करना है। क्लियर है। और एज इट इज इसके नोट्स बनाने होंगे आप लोगों को। ये लाइनें एग्जाम में उठ कर आई है एज इट इज, जो मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है। नोट्स बना लेना, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार, इसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू, पी वैल्यू और 1 टेल और 2 टेल करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, जिनको नहीं समझ आया नोट्स बना लेना, जिनको नहीं समझ आया एज इट इज ऐसे नोट्स बनेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अब मिलते हैं मंडे को, रिसर्च एथिक्स करेंगे। पीडीएफ में लगा दूं ये वाली शीट? अब तो इरेज कर दिया सारा, अब नहीं लगेगी, अब तो गया, डिस्कार्ड कर दिया मैंने।